अब लग रहा है कि नवंबर का महीना शुरू हुआ है, क्योंकि सुबह शाम की ठंड लगनी अब शुरू हो चुकी है। और ठंड का असली मजा तो अदरक वाली चाय, स्वेटर और गाजर के हलवे से ही आता है। और वीकेंड तो सबसे बेस्ट होता है। कंबल में मस्त घुसकर एक से एक मजेदार शोज देखो और सोने पे सुहागा है कि इस हफ्ते का वीकेंड भी कॉर्नर पर है। तो तैयार हो जाइए इस हफ्ते के एक से बढ़कर एक शोज के बारे में जानने के लिए, क्योंकि इस बार हर तरह के जॉनरा के लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल है। सो बी रेडी फॉर OTT रैप रिव्यू विद स्पेशल रिकमेंडेशंस। हाय, मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं बजर बट्टू एंटरटेनमेंट पर OTT प्ले नेक्स्ट। अच्छा, इस एपिसोड को शुरू करने से पहले ये बताइए कि क्या ये शो आप बिहार से बैठकर देख रहे हैं? क्यों? अरे वो इसलिए क्योंकि वहाँ का माहौल तो बिल्कुल चुनाव टाइप का हो रखा है। और आपने वोट किया या नहीं, या किसे करने वाले हैं? मैं इतना लेखा जोखा इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसका कनेक्शन हमारे रिव्यू से है। पर रिव्यू पर तो हम बाद में जाएंगे, पहले ये तो जान लीजिए कि इस बार OTT पर पिछले सैटरडे से लेकर इस फ्राइडे तक क्या कुछ नया आया है। चलिए बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं बैड गर्ल की, जो 4 नवंबर को जियो सिनेमा पर रिलीज हो गई है। ये एक तमिल फिल्म है जिसमें अंजलि शिवारम ने एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया है जो समाज की उम्मीदों और खुद की पहचान के बीच उलझी हुई है। अगर आपको कमिंग ऑफ एज की कहानियां पसंद है तो ये फिल्म एकदम फिट बैठेगी। इसके बाद आता है फर्स्ट कॉपी का सीजन 2, जो MX प्लेयर पर आ चुका है। ये शो 90s के मुंबई की पायरेसी दुनिया पर बेस्ड है, जहां मुनव्वर फारूकी का किरदार इरफान अपने सपनों और सच्चाई के बीच फंस जाता है। ये शो बॉलीवुड के डार्क साइड को बेहद दिलचस्प तरीके से दिखाता है। वहीं 5 नवंबर को प्राइम वीडियो लेकर आया है टाइलर पेरी की फिल्म फाइंडिंग जॉय, जो एक फैशन डिजाइनर की कहानी है जो न्यूयॉर्क से कोलोराडो छुट्टियों पर जाती है। वहां उसे अपने जीवन का असली जॉय मिलता है। वहीं इसी दिन जियो सिनेमा पर द फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप भी थिएटर के बाद OTT पर रिलीज हो गई है, जिसमें पेड्रो पास्कल और वेनेसा जैसे स्टार्स हैं। 6 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर 2 दिलचस्प टाइटल आए हैं। पहला डेथ बाय लाइटनिंग, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जेम्स की कहानी पर आधारित है। सत्ता, साजिश और हत्या से भरी एक हिस्टोरिकल पॉलिटिकल ड्रामा। दूसरा है द वाइन स्टेपल शो सीजन 2, जहां रैपर वाइन स्टेपल्स खुद का एक फनी और इमोशनल वर्जन निभा रहे हैं, जो अपनी फैमिली के साथ रोड ट्रिप पर जाता है। अब बढ़ते हैं 7 नवंबर की ओर, जो कह सकते हैं कि OTT का सुपर फ्राइडे है। इस दिन नेटफ्लिक्स पर आए हैं 3 बिग रिलीजेस। मानव कॉल की बारामूला, जो कश्मीर के पृष्ठभूमि पर बनी एक मिस्टीरियस थ्रिलर है। फिर गुलमीरो टेल टोरो की फ्रैंकेस्टाइन, जिसमें ऑस्कर आइजैक और जैकोब है। और हाँ, अगर आप हॉरर और आर्ट दोनों पसंद करते हैं तो ये फिल्म मिस मत करिएगा। इसके साथ ही फ्राइडे को सोनी लिव पर महारानी सीजन 4 का भी आगमन हो गया है, जहां हुमा कुरैशी फिर से रानी भारती बनकर दिल्ली की सियासत को हिलाने चली हैं। प्राइम वीडियो पर भी इस दिन आया है मैक्सटन हॉल द वर्ल्ड बिटवीन अस का सीजन 2, एक जर्मन यूथ ड्रामा जो क्लास डिफरेंस और रोमांस के इर्द गिर्द घूमता है। वहीं एप्पल TV+ लेकर आया है प्लरीबस, जिसे बनाया है ब्रेकिंग बैड के क्रिएटर विंस कैलिगैन ने। कहानी एक अजीब खुशी की महामारी की है, जहां सिर्फ एक महिला बची है जो सब समझने की कोशिश कर रही है। और आखिर में ZEE5 पर रिलीज हुई है हल्की फुल्की लेकिन रिलेटेबल फैमिली कॉमेडी थोड़े दूर थोड़े पास, जिसमें पंकज कपूर अपने परिवार को गैजेट फ्री लाइफ जीने का चैलेंज देते हैं। 6 महीने बिना फोन और इनाम होगा 1 करोड़ रुपए। सोचिए आप टिक पाएंगे? तो इस हफ्ते का निचोड़ ये है कि चाहे आपको पॉलिटिकल ड्रामा, सुपर हीरो एक्शन, फैमिली कॉमेडी या डार्क थ्रिलर पसंद हो, OTT पर हर मूड के लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल है। मेरी पर्सनल पिक्स होंगी महारानी और थोड़े दूर थोड़े पास। एक पॉलिटिकल थ्रिलर, दूसरी कॉमेडी। अब अगर आप महारानी सीरीज के फैन हैं तो आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। इस एपिसोड में मैं इस सीरीज का रिव्यू करने वाली हूँ। देखिए क्या है ना कि कभी कभी राजनीति और वेब सीरीज में फर्क करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों में ही एक चीज कॉमन होती है, प्लॉट ट्विस्ट। कभी कोई नेता गद्दी से गिरता है, कभी कोई नया चेहरा सत्ता में आकर सबका खेल पलट देता है। और वो भी ऐसे वक्त में जब बिहार की सियासत फिर से गरमाई हुई है। रैलियों में वादे गूंज रहे हैं और जनता सोच रही है इस बार किसे वोट दिया जाए। तभी लौट आई है एक ऐसी सीरीज जिसने राजनीति को न सिर्फ मनोरंजन बल्कि आईना बना दिया है, महारानी सीजन 4। इस बार कहानी सिर्फ पटना सचिवालय की नहीं है बल्कि दिल्ली के गलियारों तक पहुंच चुकी है। रानी भारती अब सिर्फ बिहार की मुख्यमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी खिलाड़ी बन चुकी हैं। वो अब गांव की सादगी से निकलकर ग्लोबल पॉलिटिक्स की डीलिंग कर रही हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस सफर में वो ना किसी से डरती हैं
ना किसी को छोड़ती हैं, क्योंकि अब उनके लिए राजनीति सिर्फ पद नहीं बल्कि एक पहचान बन चुकी है। लेकिन पहले जरा पीछे लौटिए ताकि इस सफर को समझा जा सके। सीजन 1 में जब एक भोली भाली गृहिणी रानी भारती अचानक बिहार की मुख्यमंत्री बनी थी तो सबको झटका लगा था। दर्शक भी सोच में पड़ गए थे कि क्या कोई इतनी मासूमियत के साथ इस गंदी राजनीति में टिक सकता है। लेकिन वहीं से शुरू हुआ एक सफर जो धीरे धीरे सत्ता, चालाकी और आत्म साक्षात्कार का प्रतीक बन गया। उस दौर में शो ने बिहार की राजनीति को जैसे एक्सरे मशीन से दिखाया था, जाति का समीकरण, पार्टी की डीलिंग और जनता की बेबसी। वहीं सीजन 2 में कहानी और गहरी हो गई थी। अब रानी भारती सिर्फ पावर में नहीं थी, वो पॉलिटिक्स समझ भी चुकी थी। वो सीख चुकी थी कि राजनीति में दिल से नहीं दिमाग से खेला जाता है। और यहीं से महारानी ने अपने असली तेवर दिखाए। गठबंधन, विरोध, मीडिया के दो चेहरे, सब कुछ रियल लगा, जैसे किसी न्यूज चैनल की लाइव डिबेट चल रही हो। सीजन 3 में ये कहानी और परिपक्व हो गई। रानी भारती अब सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक रणनीतिक नेता थी, जिनके फैसले बिहार की राजनीति की दिशा तय कर रहे थे। यहाँ शो ने इमोशनल डेप्थ भी ऐड किया था। रानी की पर्सनल लाइफ, फैमिली स्ट्रगल और सत्ता के बीच उनका झूलता हुआ विश्वास, इस सब ने कहानी को और ह्यूमन बना दिया। लेकिन हाँ, तीसरे सीजन में वो थ्रिल थोड़ा कम लग रहा है जो पहले 2 सीजन में था। और अब सीजन 4 आ चुका है गाइस, जो शायद अब तक का सबसे एम्बिशियस चैप्टर है। इस बार कहानी का स्केल बड़ा है, दांव ऊंचे हैं और हर किरदार का एजेंडा और ज्यादा गहरा है। सुभाष कपूर की क्रिएटेड इस सीरीज की कामयाबी यही रही है कि इसकी राइटिंग बहुत अच्छी थी। तो अब उन्होंने खेल सिर्फ बिहार की कुर्सी से सीधा प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया है। यानी कि ये इस बार राष्ट्रीय राजनीति की रेस नहीं, इस बार रानी भारती का सफर पटना से लंदन तक पहुंच चुका है और शो ने ग्लोबल पॉलिटिक्स का स्वाद भी जोड़ दिया है। पहले एपिसोड में बिहार की मुख्यमंत्री रानी भारती एक ऐलान करती हैं जो पूरे देश की राजनीति को हिला देता है। वो प्रधानमंत्री सुधाकर श्रीनिवास जोशी, जिसे निभा रहे हैं विपिन शर्मा, को सीधी चुनौती देती हैं। कुछ नए चेहरे आए हैं जैसे राजेश्वरी सचदेव और दर्शिल सफारी, जो कहानी में नए टर्न और क्लैशेस लेकर आते हैं। वहीं विपिन शर्मा का किरदार इस बार और भी क्रूर, चालाक और दिलचस्प लगा। डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले की बात करें तो इस बार स्केल बढ़ाने की कोशिश साफ दिखती है। कैमरा वर्क और संवादों में वो राजनीतिक धार है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर असली सत्ता किसके पास है, जनता के या उन कुछ लोगों के जो पर्दे के पीछे डोर खींचते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर शो पुरानी आदतों में फंसता भी है, सत्ता, धोखा, गठबंधन, फिर सत्ता, लेकिन फिर भी एक्टिंग और इमोशनल टोन कहानी को पकड़ के रखता है। अब सवाल आता है, क्या ये सीजन पिछले तीनों से बेहतर होगा? जो इसे देखा जाए तो भाई ऑनेस्ट ऑडियंस नाम की भी चीज़ होती है, जिसने अगर पिछले सीजन देखे हैं तो ये भी देखेगी ही। देखिए, इस सीजन के कहानी का स्केल और रानी भारती का ट्रांजिशन इसे सबसे खास बनाता है, लेकिन सबसे बेहतरीन शायद नहीं। पहले 3 सीजन्स में, खासकर तीसरे में, इमोशनल और राजनीतिक दोनों स्तरों पर दर्शकों को जोड़ा गया था। लेकिन सीजन 4 अपने राजनीतिक विस्तार और सिनेमैटिक अपग्रेड के कारण नेशनल महारानी का टैग डिफाइन कर देता है। और यही वो पॉइंट है जहां ये सीरीज आज के माहौल से जुड़ जाती है। बिहार में चुनावी गर्मी, नेता बदल रहे हैं, पार्टियां गठबंधन कर रही हैं और बिगाड़ भी रही हैं। और ऐसे में महारानी 4 जैसे शो का देखना ऐसा लगता है जैसे स्क्रीन पर फिक्शन नहीं, असली राजनीति चल रही है। रानी भारती का संघर्ष हर उस महिला की कहानी है जो सत्ता में आने से डरती नहीं, लेकिन सत्ता के सिस्टम से लड़ना जानती है। तो अगर आप बिहार की राजनीति के इस चुनावी मौसम में कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो मनोरंजन भी करे और सोचने पर मजबूर भी कर दे, तो महारानी सीजन 4 आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये सिर्फ एक सीरीज नहीं बल्कि एक राजनीतिक टाइमिंग है जहां काल्पनिक बिहार असली बिहार से टकरा रहा है। बजट बट्टू एंटरटेनमेंट की तरफ से इस सीजन को 5 में से 3 स्टार दिए जा रहे हैं। अगर आप ये शो देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो ये शो आपको सोनी लिव पर अवेलेबल हो जाएगा। अब अगर आप कहें कि यार कुछ और बताओ थोड़ा अलग फ्लेवर में, तो चलिए बात करते हैं स्पेशल रिकमेंडेशन की। एक सीरीज जो अंडररेटेड है लेकिन पावरफुल इनफ है, नाम है तानव। यह है फाउदा का इंडियन एडेप्टेशन, लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसे कॉपी नहीं, रीइमेजिन किया गया है। कश्मीर की पृष्ठभूमि में बनी ये सीरीज सिर्फ गोलियों और बमों की नहीं है, बल्कि जज्बातों और ज़मीर की कहानी है। मानव विज, रजत कपूर और अरबाज खान जैसे एक्टर्स ने इसे रियलिटी और मैच्योरिटी से भर दिया है। हर एपिसोड में आपको मिलेगा टेंशन, पॉलिटिक्स, लॉस और वो इमोशनल इंटेंसिटी जो बहुत कम इंडियन थ्रिलर्स में दिखने को मिलती है। न ज़्यादा नाटक, न ज़्यादा नारेबाजी, बस सच्चाई और सच्चाई की कीमत।
तो अगर आपको रियलिस्टिक पॉलिटिकल थ्रिलर पसंद है जहां एक सिपाही सिर्फ दुश्मन से नहीं अपने अंदर के डर से भी लड़ता है, तो तानव ज़रूर देखिए, क्योंकि ये शो बताता है कि तानव सिर्फ बॉर्डर पर नहीं हमारे अंदर भी होता है। सीरीज सोनी लिव पर अवेलेबल है, जिसे बनाया है सुधीर मिश्रा, सचिन कृष्णन और ई निवास ने। तो आई गेस अब ओवर टू यू का वक्त है। देखिए, इतने सारे शोज हैं ओटीटी पर, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं कि क्या देखें क्या नहीं। तो बेहतर होगा कि पहली शुरुआत आप रिव्यू से करें। मैं आपसे मिलूंगी ओटीटी प्ले नेक्स्ट के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे एंटरटेन एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बजर बट्टू एंटरटेनमेंट।